मित्रों नमस्कार। मैं हूं व्यास जी। इस चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने सर्दी से कैसे बचें इस विषय पर एक वीडियो इस चैनल पर डाला था। मुझे खुशी है कि बहुत सारे मित्रों ने उसे पसंद किया और कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया। दरअसल कल ही से मैंने इस नए चैनल की शुरुआत की है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जनोपयोगी विषयों पर कम से कम हफ्ते में एक आध बार आ करके और आप सभी लोगों से बातचीत करूं और अपनी बातें आपको बताने की कोशिश करूं। तो कल मैंने सर्दी से कैसे बचा जा सकता है उस पर चर्चा की थी और कई मित्रों के फीडबैक भी प्राप्त हुए हैं और कुछ लोगों ने, जिनमें डॉक्टर मित्र शामिल हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि सर्दियों में शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल के बिंदु पर भी आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे और शिशु, इन्फेंट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वे वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। और कुछ मित्रों ने ये बात कही कि साहब बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जब सर्दियों की शुरुआत में ही कुछ लोगों को ब्रेन हैमरेज की शिकायत हो गई थी, जबकि बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ नहीं रही थी। और अभी भी यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ब्रेन हैमरेज का शिकार तो खैर हो ही रहे हैं और वे कपड़ा भी ठीक ठाक पहने रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर भी आपको अपनी बात रखनी चाहिए। तो आज का मूल विषय मेरा तो मूलतः होगा कि नन्हे बच्चे और जो शिशु हैं उनकी देखभाल सर्दियों में किस दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर देना चाहूँगा कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके लिए, कि मूल बिंदु मैंने क्या कहे थे। दरअसल मैंने ये कहा था, और ये सही भी है, कि जो सर्दियों का मौसम होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद मौसम भी माना जाता है। यानी इस समय बिल्कुल पिंक ऑफ द हेल्थ में लोग रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। लेकिन ये हैज़र्ड है, हम हज़ार्ड भी कहते हैं, हैज़र्ड भी कहते हैं। और यदि इस हज़ार्ड को, इसके जोखिमों की पहचान हमने करके और अपनी सुरक्षा के उचित प्रबंध नहीं किए तो मैंने कहा था कि हैज़र्ड आपदा में बदल सकता है, डिजास्टर में बदल सकता है। अब डिजास्टर की परिभाषाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसे ब्रेन हैमरेज हो जाए, उसे लकवा की शिकायत हो जाए, तो उसके लिए तो बिल्कुल डिजास्टर है, उसके लिए आपदा है और उसके पूरे परिवार के लिए भी आपदा है। इसलिए सरकार ने भी एक्सट्रीम कोल्ड को माना है कि एक आपदा है। और मैंने कल कहा था कि क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशंस आ रही है, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी देश के पैमाने पर हमें दिखलाई दे रहे हैं। उसके बहुत सारे दूसरे भी कुपरिणाम हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा उसका कुपरिणाम हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि उसके कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ने शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़नी शुरू हो गई है। जैसे यूरोप में भी, कल ही के अखबार में था, मैंने कल जिक्र भी किया था कि जून जैसी स्थिति है। आप अंदाज लगाएं, यूरोप में बर्फ़ पड़नी चाहिए और वहाँ पर जून जैसी स्थिति है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल गलन का शिकार हो रहे हैं। आज मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि दिल्ली के आया नगर में सुबह जब वो निकले थे 5 बजे के आसपास, तो 1.8 डिग्री टेम्परेचर था। न्यूनतम तापमान जिसको हम कह सकते हैं उस समय का, वो उतना था। हालांकि कल हमारे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार ने मुझे भेजा इस वीडियो को देखने के बाद कि मैं तो बनियान पहन के बैठा हुआ हूँ और पंखा चला के बैठा हुआ हूँ। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ, ताज्जुब भी हुआ। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा मैं पुणे में हूँ। मैंने कहा वहाँ का न्यूनतम तापमान क्या है? तो 23 डिग्री था। मैंने कहा अधिकतम क्या है? बोले 32-33 होता है। मैंने कहा मित्र, विंध्य के पार इस समय ठंडक की वो स्थिति नहीं रहती जो उत्तरी भारत में रहती है। और इसलिए कल मैंने चर्चा विशेष रूप से उत्तरी भारत की थी।
एक प्रोफेसर मित्र ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और उनके फीडबैक को मैं सबसे पहले डील करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को ही कोई उनके गांव के सज्जन थे जो शाम को बनियान पहन के निकल गए थे और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। और हालांकि स्थानीय जो चिकित्सक थे उनकी दवाइयों से वो ठीक हो गए, लेकिन 15 दिसंबर को हम लोगों के कलीग जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं, उनकी श्रीमती जी अचानक ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गई, जबकि अभी सर्दियां उस तरीके से परवान नहीं चढ़ी थी जैसे कि आज की स्थिति में है। तो मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रिएक्ट करता है। जैसे एक भारत जोड़ो यात्रा अगर आप देख रहे हो या उसके बारे में सुन रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो उसके नेता हैं राहुल गांधी, वे टी शर्ट में चल रहे हैं। और यह लोगों के लिए अजूबा का विषय है, क्योंकि उत्तरी भारत में जब उनकी यात्रा चल रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसा मैंने कहा दिल्ली में 1.8 डिग्री टेम्परेचर है, हरियाणा में आज दिखलाई पड़े, कल वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखलाई पड़े थे, लोग थर थर काँप रहे थे। बहुत सारे लोगों ने पूरे उनके साथ जो चल रहे हैं पूरे कपड़े पहने हुए थे, वुलन धारण किया हुआ था, कान बंद किया हुआ था, सिर को ढका हुआ था, पूरे शरीर में भांति भांति की चीज़ें मैंने देखी, उन्होंने धारण किया हुआ था और ठीक धारण किया हुआ था, किंतु वे टी शर्ट में चल रहे थे। तो दरअसल हर व्यक्ति का शरीर कुछ ज़रूरी नहीं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में एक जैसा ही रिएक्ट करेगा। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे हठयोगी होते हैं जो आग पर चलते हैं, कांटों में लेटे रहते हैं, भभूत मले रहते हैं शरीर में, और इस भयानक ठंड में सुनते हैं कि हिमालय पहाड़ में भी वे ऐसे ही नंगे बदन घुमा करते हैं। हम महात्मा गांधी को जानते हैं कि वे बस एक छोटा एक चद्दर ओढ़ लिया करते थे और पूरा बदन उनका धोती से अपना ढके हुए रहते थे और वे चला करते थे। राहुल गांधी स्वयं टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। तो एक्चुअली जो लोग साधना किए रहते हैं उनके बारे में सुना गया था। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तो मेडिकल साइंस का विषय हो सकता है। शायद बहुत सारे चिकित्सक, बहुत सारे मेडिकल साइंस के जानकार इस विषय पर विचार कर रहे होंगे और वे अपनी अपनी थीसिस लेकर के, अपनी अपनी जानकारियां लेकर के शायद आने वाले समय में हमें बांटेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अगर राहुल गांधी का इस मामले में अनुकरण करना चाहेंगे कि हम भी टी शर्ट पहन के चले जाएं, जैसे मेरे उस मित्र ने जो पुणे में है, उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेज दिया और उसमें बिल्कुल नंगे बदन पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। तो चूँकि पुणे में तो ठंडक थी ही नहीं, अब नॉर्थ बिहार का और नॉर्थ इंडिया का कोई व्यक्ति उस पद्मासन मुद्रा में बैठे हमारे उस रिश्तेदार का अनुकरण करना चाहेगा आज की तारीख में, आजकल, तो निश्चित तौर से उससे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति का शरीर, मैं कहना चाहूँगा कि अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और ठंड के मौसम का जो हैज़ार्ड है, अगर हमारे शरीर में असर डालता है तो हमारा शरीर हमें बता भी देता है कि हम कितना बर्दाश्त करने की स्थिति में हैं। अगर हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हो तो हमें थरथरी लगने लगती है और हमें तुरंत अपने शरीर को गर्म कपड़े से ढकने की आवश्यकता होती है। और बर्दाश्त करता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इस जोखिम को समझें। मेरा शरीर ही, आपका शरीर ही उस जोखिम को बता देगा। देखिए, हम तो पहन के बैठे हुए हैं, हालांकि हम कमरे में बैठे हुए हैं। कल मैंने मफलर पहना हुआ था, आज हमने नहीं पहना हुआ है, क्योंकि मेरा शरीर कह रहा है कि इस समय मफलर पहनने की स्थिति नहीं है, फिर भी अंदर मैंने गर्म कपड़े डाल रखे हैं। तो ये बात मैं अपने उन मित्रों के उत्तर में कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस बारे में फीडबैक दिया, या तो फ़ोटो भेज करके दिया या अदरवाइज़ उन्होंने फीडबैक दिया कि हर व्यक्ति को अपने शरीर की क्षमता को पहचानना चाहिए। इस ठंड में, ठंड निश्चित तौर से अच्छी चीज़ हो सकती है, स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए हज़ार्ड है। और उस हज़ार्ड से निपटने के लिए उसके जोखिम को यदि हम पहचान लेंगे, उस जोखिम को कम करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे लिए आपदा नहीं बनेगी। अब मैं नन्हे बच्चों की देखभाल के बारे में आता हूँ कि इस ठंड के महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो एडल्ट के बारे में तो मैंने कल कहा था, पुनः कहूँगा कि अगर वो बाहर निकलते हैं या घर के अंदर भी रहते हैं तो शरीर की क्षमता को पहचानते हुए, जोखिम को देखते हुए कपड़ों का, वार्म कपड़े उनको पहनने चाहिए।
लेकिन जहाँ तक नन्हे बच्चों का सवाल है, उन्हें तो बिल्कुल लेयर अप, डॉक्टर कहते हैं कि लेयर अप करने की आवश्यकता है, यानी एडल्ट से ज़्यादा उनको गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। और ख़ास करके उनके सिर को ढकने के लिए, उनके गर्दन को ढकने के लिए, दोनों हाथों दोनों पाँवों को ढकने के लिए, पूरे शरीर को ढकने के लिए ज़्यादा लेयर कपड़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए पहली मेरी सलाह होगी कि लेयर अप द स्मॉल चिल्ड्रन, और इन्फेंट को तो और ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके शरीर में पानी की मात्रा हमें निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता होती है। उसका कारण यह है कि जो ठंड का मौसम है ड्राई मौसम होता है। इसमें जो है सो अगर हीटर और हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो है सो बोन फायर, कल मैंने अलाव की बात कही थी, इस्तेमाल करते हैं तो हवा और ज़्यादा ड्राई होती चली जाती है। तो इस ड्राई होती हवा में निश्चित तौर से जो मॉइस्चर है हवा का वो कम होता है, और वैसी दशा में हमें ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि नन्हे बच्चों को हम हाइड्रेट करते रहें, उनके शरीर के अंदर नमी बनी रहे, उनके शरीर के अंदर जो है सो पानी की मात्रा में कमी ना हो। इसलिए उनको हम गर्म दूध, सूप, गुनगुना पानी इत्यादि समय समय पर देते रहें ताकि वे हाइड्रेटेड रहें। जाड़े में दरअसल छोटे बच्चों को नाक में से खून निकलने का या नोज़ ब्लॉक हो जाने की भी शिकायतें आती हैं, और ये शिकायतें अमूमन विंटर में ही ज़्यादा होती हैं, इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। परंतु जो कर सकें उनके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमिडिफायर्स आते हैं, उसको चलाते रहें, जिससे वातावरण में जो नमी की कमी हो रही है वो नमी की कमी को पूरा किया जा सके। या अगर ये संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं होगा, हालांकि बहुत महंगा मिलता भी नहीं है, तो जो सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, सलाइन नोज़ ड्रॉप्स कहते हैं उनको, वो आसानी से मेडिसिन शॉप पे मिल जाता है। उसको लेके दिन नाक बंद हो गई हो या लगे कि उसको सांस इस वजह से वो पूरा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नाक बंद है, तो उसको यूज़ करते रहना चाहिए। यह भी है, अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि जनरली हम लोग भारतवर्ष में बिना स्नान के रहते नहीं हैं, और छोटे बच्चों को भी हम नहलाना चाहते हैं, लेकिन हमें अगर भीषण ठंड है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे बच्चों को गर्म पानी से स्पंज कर दें, उनके शरीर को पोंछ दें। और ख़ास करके जो शिशु हैं, जो बिल्कुल इन्फेंट जिसको कहा जाता है, उन्हें तो बिल्कुल ही हम छपक के जो नहलाने की कोशिश होती है उसको नहीं करके हम जो है सो उनको वार्म वाटर से थोड़ा स्पंज करें, और वो भी कवर्ड एरिया में। ये नहीं कि बिल्कुल बाहर हवा चल रही, शीतलहरी की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम शीतलहरी में उसके शरीर को स्पंज कर रहे हैं, उससे एक्सपोजर हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक्सपोजर से बचाने के लिए बंद कमरे में या बाथरूम अगर होता है घरों में, जिनके पास नहीं भी है वो कमरे में ही, बंद कमरे में ही उस बच्चे को स्पंज करते हैं। पांचवी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस समय वायरल इन्फेक्शन कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये कोशिश होनी चाहिए कि अचानक टेम्परेचर बच्चे के बॉडी का हम अचानक चेंज नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए हम उसको बंद कमरे में रखे हुए हैं और तुरंत बाहर लेकर के चले गए, स्वाभाविक सी बात है कि बाहर टेम्परेचर काफ़ी कम है और कमरे में थोड़ा वार्म है वो बच्चा, और वार्म से तुरंत कोल्ड में लेकर के चले गए, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर थोड़ा बाहर का वातावरण थोड़ा सा गर्म ठीक ठाक है, अंदर का भी वातावरण थोड़ा ठीक ठाक है, तो हम उस प्रकार से ले जाएं, धूप वूप निकलने पर ज़रूर ले जाएं, लेकिन अचानक हम वार्म से कोल्ड में नहीं ले जाएं, जो कि एक्सपोजर की संभावना हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इस समय बहुत सारे लोगों की नाक बहने लगती है ठंड के कारण, और वो बहुत सारे लोग तो रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, छोटी तौलिया का इस्तेमाल करके पोंछते हैं, लेकिन नाक बहती है तो मतलब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको, माताओं को भी हो सकता है, जो हमारी धात्री माताएं हैं यानी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन बच्चे को जो दूध पिलाती हैं उनको भी हो सकता है। तो बच्चे को ऐसे लोगों से जो खुद ही वायरल इन्फेक्टेड हैं उनसे दूर रखना चाहिए। और यदि ज़रूरी है कि जैसे माँ है, माँ अगर उसको
वायरल इन्फेक्शन है तो माँ को तो दूध पिलाना है, तो मास्क लगा लें, मुंह पर मास्क लगा लें। और बाकी लोग जो है सो मास्क, बच्चे से क्या मिलना, बच्चे को गोद में लेना है क्या, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें और नन्हे बच्चों से भी अवॉइड करें, दूरी बना करके रखें ताकि वो वायरल इन्फेक्टेड नहीं हो सके। और अगला बिंदु ये होगा कि अगर मान लिया जाए कि बच्चे को इन्फेक्शन हो ही गया, हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई हो, तो अगर इन्फेक्शन हो ही गया तो तुरंत आप पेडियाट्रिशियन से सलाह लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन निमोनिया में ही बदल सकता है। निमोनिया बड़ा घातक हो जाता है। तो डॉक्टर जो हैं उसको उसका प्रोग्रेस, इन्फेक्शन की क्या स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि निमोनिया को अवॉइड किया जा सके। निमोनिया बहुत ही प्राण घातक हो जाता है, इसलिए उसको बचना चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन के बारे में अंतिम बात करना चाहूँगा, यदि बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे, उस सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, आपको बिल्कुल महसूस होता है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, तो इसका मतलब इन्फेक्शन की स्थिति गंभीर है और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो जैसा मैंने कल भी कहा था कि यदि किसी को ठंड लग जाती है तो वे तुरंत अस्पतालों में जाएं। इस समय काफ़ी व्यवस्थाएं अस्पतालों में रहती हैं, तो बच्चे को भी तो तुरंत ले जाना चाहिए। शिशु रोग विभाग है, बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, या जिला अस्पतालों में भी उस तरह के पेडियाट्रिशियंस रहते हैं, या प्राइवेट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो नज़दीक का हो, नियरेस्ट हो, वहाँ पे बच्चे को तुरंत ले जाने की आवश्यकता होती है। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वे शीत हो या गर्मी हो, वे तो कई बार बाहर खेलते हैं, थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ बाहर खेलते हैं, लेकिन जब बाहर खेलते हैं तो गार्जियंस को उन्हें इसलिए लगातार उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जब वो खेलेंगे तो शरीर में थोड़ी गर्मी होगी। आप भी जब मॉर्निंग वॉक में जाते होंगे तो गर्मी होती है, जैसे मैं तो नियमित मॉर्निंग वॉक करता हूँ 6 से 7 किलोमीटर, तो गर्मी होती है और कोशिश आदमी रहते हैं यार गर्मी हो गई, थोड़ा सा वार्म क्लोथ्स को निकाल दो, तो उस समय तुरंत एक्सपोजर होने का ख़तरा रहता है। और बच्चे जनरली अगर पहने हैं स्वेटर, निकाल के फेंकेंगे चूँकि उनको गर्मी लग रही होती है, उसी में एक्सपोजर होता है और उसी एक्सपोजर से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए और जो ही वो स्वेटर इत्यादि निकाल रहे हो दूसरा स्वेटर पहना दीजिए, बोलिए घर में आ जाओ बाद में करना, ताकि एक्सपोजर से उनको बचाया जा सके। और अंतिम बात बच्चों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आम तौर से हम लोग उनके बीमार पड़ने पर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देने से नुकसान ही होता है। और यह भी बहुत ज़रूरी होगा ये देखने के लिए कि जैसा मैंने कल कहा था कि आप कमरे को गर्म रखें, लेकिन अंगीठी अगर जलाना हो तो कृपया उसमें इस्तेमाल न करें उसका कोयले का, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो पता भी नहीं चलता, पॉइजनस होती है। और वो सोए हुए हैं और बहुत सारे लोग सोते सोते पता चला सुबह नहीं उठे। तो शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए ये तो और भी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आपने अंगीठी जला कर रख दी है या अगर आपने आग जला कर रख दिया है तो उससे वैसे ही ऑक्सीजन और ज़्यादा लेता है तो उसमें कमी आती है ऑक्सीजन लेवल में और फिर उनको परेशानी हो जाती है। तो इसी दशा में बच्चों के कमरे में उसको न जलाएं, उनको कपड़े से उनको वार्म बनाए रखें। मित्रों, चूँकि मैंने धात्री माँ का भी जिक्र किया, तो धात्री माँ को यानी लैक्टेटिंग मदर्स को चूँकि दूध ज़्यादा पिलाना पड़ता है, तो एडल्ट्स के लिए जो सावधानियाँ बरतनी हैं वे खुद के लिए बरतेंगी, लेकिन उनको भी लिक्विड भारी मात्रा में लेना चाहिए। कल हमारे एक मित्र ने फीडबैक करके बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हमने कहा था कि लिक्विड लेना चाहिए, खाना भी गर्म होना चाहिए। अगर ये नहीं कि बहुत ही खाना ठंडा है, उसमें किसी को भी, एडल्ट्स को दिक्कत हो सकती है, बच्चों को तो दिक्कत हो ही सकती है, इसलिए खाना ठंडा नहीं खाना है। तो उन्होंने फीडबैक दिया कि एक लपसी टाइप बनाई जाती है बिहार में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वो आटे में आटा पानी और ये गुड़ इत्यादि मिला के या चीनी मिला करके गीला हलवा जिसको आप कह सकते हैं, कई जगह कांजी कहा जाता है, तो वह जो है सो माँ को दिया जा सकता है ताकि उनको वो लिक्विड भी एक तरीके से सेमी सॉलिड फूड कह सकते हैं आप, तो दूध की मात्रा उनकी ठीक रहे, बढ़े जाड़े में। और भी लिक्विड डॉक्टर्स कहते हैं उनको दिए जाने की आवश्यकता है। और यदि माँ
जो है सो गर्भवती हो या महिलाएं गर्भवती हों, तो इस समय तो खैर उनको पौष्टिक भोजन दिया ही जाना चाहिए। और एडल्ट्स के लिए जो भी सावधानियां हैं ठंडक से बचने के लिए, इनको भी बचने की बड़ी आवश्यकता है। तो मित्रों, ये कुछ बिंदु थे जो मुझे लगा कि फीडबैक के आधार पर आपसे मैं शेयर करूं। मुझे आशा है कि आज की बातचीत भी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कल ही मैंने इस चैनल की शुरुआत की है और जैसा मैंने कहा, मेरी कोशिश होगी कि मैं हर सप्ताह जनोपयोगी बिंदुओं पर, जिसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, किसानों के लिए बात हो सकती है, मजदूरों की बात हो सकती है, छात्रों विद्यार्थियों के लिए बात हो सकती है, समाज के बारे में बातचीत हो सकती है। जो कुछ भी मैंने पाया है समाज से, मैं शायद इस बातचीत के माध्यम से मन में कहीं है कि मैं उसे लौटाऊं। उसे सूद सहित अगर नहीं लौटा सकता तो कम से कम मूल तो जरूर लौटाऊं। और ये तभी संभव है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल एक मित्र ने पूछा था कि क्या मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल शेयर कीजिए। हमारी कोशिश ये है कि बातें अगर उचित हैं तो जन सामान्य तक पहुँचें। कई लोगों ने कहा हम अपने ग्रुप्स में डाल रहे हैं, मैंने कहा ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे जो है सो लोगों तक बात पहुँचेगी। और हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर बात पहुँचे और ये उपयोगी बात हो, उसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर हम जिंदगियों को बचा सकें, अगर हम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने से रोक सकें, स्वस्थ बना सकें, शिक्षित बना सकें, तो समाज के लिए ही ऋण उतारने की बात है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर आप करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और नमस्कार।